हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फील्ड्स के बारे में, इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस के बारे में एंड कुछ लॉस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक टॉपिक जो है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और प्रोसेस भी लिखा हुआ है कैसे होता है। If a glass rod is rubbed with a silk cloth, then it is able to attract small pieces of paper, light feather, etc. The property of rough substance by which they attract other light objects is called electricity. कहने का मतलब है आपके पास एक ग्लास रोड है, उसको आपने एक सिल्क क्लॉथ से रब करा, उसके बाद में वही ग्लास रोड छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे छोटे पीसीस हैं आपके पास पेपर के, कोई आपके पास पंख है, लाइट फेदर है, अगर आप उस ग्लास रोड को उनके पास लेके जाओगे तो वो स्मॉल पीसेस ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से वो ग्लास रोड दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप उसे नॉर्मली कहते हो कि वो ग्लास रोड जो है चार्ज हो जाती है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसे कह रहे हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रब किए हुए सब्सटेंस छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। छोटे पीसेस किसके, जैसे पेपर के, फेदर के, किसी भी और चीज के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुई है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। या वैसे पहले भी जानते हो, नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्जेस होते हैं, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब देखेंगे हम। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले इसकी। देखिए जरा, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ठीक, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of the elementary particles like electrons and protons. Because of these charges, various objects exert strong electric forces of attraction and repulsion. अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा और ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल सिंपली बोला जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डेवलप होती हैं। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से, आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस डेवलप कर पाते हैं। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करते हैं, फोर्सेस भी इनके दो नेचर का है, या तो वो अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्टिव होगा, या फिर रिपल्सिव होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट है कूलम, ये भी लिख लीजिए।
ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम। सी से इसको डिनोट कर देते हैं कूलम को। ठीक। और अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू ये लिखी हुई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे भी सेम ही, जितना अमाउंट, जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतनी मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रोटॉन पे है, बट उसकी पोलैरिटी अलग है, उसकी पोलैरिटी अलग है। फिर आपके फिर आपके कई सारे टॉपिक्स हैं आगे चैप्टर के अंदर जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कंडक्टर। नेक्स्ट है आपके कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इजीली फ्लो कर पाए उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू चार्जेस इजीली फ्लो कर पाए उसे उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। अब कंडक्टर आपके कौन से क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, ग्रेफाइट है, और बाकी कई सारे मटेरियल्स हैं। फिर आपका आता है इंसुलेटर्स। दूसरा जो है आपका मटेरियल वो है आपका इंसुलेटर। ठीक। इंसुलेटर कैसे मटेरियल है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इजीली फ्लो नहीं कर पाते, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या क्या है आपके, ग्लास, प्लास्टिक, बोर्ड एक्सेट्रा। इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, मेटल्स, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। इसमें आप लिख लीजिए ग्लास, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। जैसे कि अब तक हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसमें हमने क्या करा था, जब जो भी आपके दो ऑब्जेक्ट्स है जिनको रब करने की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही थी, उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो जो हमारी ग्लास रोड थी वो छोटे पीसीस के, पेपर के छोटे पीसीस फेदर को अट्रैक्ट कर पा रही थी। फिर हमने देखा चार्जेस के बारे में। चार्ज क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस डेवलप कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक। हमने कंडक्टर देखा, इंसुलेटर देखा। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज, चार्जेस की और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज चार्जेस की। तो आपकी चार्जेस की प्रॉपर्टीज ये हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। तो फर्स्ट लिखते हैं हम, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका मतलब क्या है, तो हम थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेपर जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब इसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं, इस पेपर के ऊपर कई सारे चार्जेस हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Qn तक है। अब ये जो आपका स्मॉल पीस है पेपर का, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं। अब मुझसे अगर पूछा जाए इसके ऊपर टोटल चार्जेस कितने हैं, मैं बड़ी इजीली निकाल सकता हूँ। देखो ज़रा, वैसे भी आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। अब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो टोटल सम होगा उन चार्जेस का, उन स्मॉल चार्जेस का जो उसके ऊपर प्रेजेंट है। वो टोटल सम होगा, टोटल सम कैसे, एल्जेब्रिक सम होगा उन स्मॉल चार्जेस का जो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है, जो उस ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड सो ऑन Qn तक। अगर इन सब का अगर मैं एल्जेब्रिक सम ले लूँ, अगर मैं इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम ले लूँ तो मुझे पता लग जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब इसको लिख लेते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन।
ठीक है, ये जो आपकी डेफिनेशन है भी वही बात कह रही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमें टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल चार्जेस हैं, जो भी उसके पास इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उन सब का अगर हम अलजेब्रिक सम ले लें तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज पता लग जाएगा हमें कितना है। ठीक, तो हम इसके किस तरीके से लिख सकते हैं, से Q जो है टोटल चार्ज है तो किसके बराबर होगा, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक। ठीक, ये क्लियर। अब जो हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं। अब देखिए जरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन क्या कहती है। Quantization of charges means that the total charge Q of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge E, that is Q equals to NE, where N equals to 0 plus minus 1 and so on। अब इसका मतलब क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी चार्ज होगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा उस ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस चार्ज का जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनना दोबारा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस चार्ज का जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब वो चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो जरा, फॉर एग्जांपल आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। ठीक, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो, अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो तो आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, तो आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं मिलेगा आपको, आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। दोबारा सुनना ये डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस चार्ज का जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो पहले ही बता दिया आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो साइन पे मत जाना। तो ये क्लियर, तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही पढ़ लिया। ठीक, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ये भी लिख लेते हैं।
फिर समझाते हैं क्या, ये पहले लिख लेते हैं। ऐसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ पहले छोटी क्लासेस के अंदर भी, कंजर्वेशन लॉस। इसके 2 पॉइंट हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के। देखिए ज़रा, ये 2 पॉइंट हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के। ये क्या कहते हैं, फर्स्ट कहता है आपका फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट जो है आपका कह रहा है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपका कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर क्या हो रहा हो उससे हमें कुछ भी नहीं लेना देना है। लेकिन अगर आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आपको पता होना चाहिए, 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक, तो अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उससे उसके चार्ज, टोटल चार्ज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी जो भी आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था रबिंग वाले एग्जाम्पल में। रबिंग वाले एग्जाम्पल में क्या था, हमने ना क्रिएट किए ना ही डिस्ट्रॉय करे कोई चार्ज को। उसमें क्या था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्जेस का ट्रांसफर था, और चार्जेस का ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ये क्लियर। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले लॉ की, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। बिल्कुल इजी लॉ है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में देखा, तो कंजर्वेशन चार्जेस बिल्कुल क्लियर। तो अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ये कूलम्स लॉ अपना है क्या। ठीक, जैसे आपने छोटी क्लास के अंदर 11वीं क्लास में एंड इवन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल लॉ, उससे ही हल्का फुल्का मिलता जुलता है। बस यहाँ पे हम बात करेंगे चार्जेस की। ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर हमने बात करी थी मासेस की, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कूलम्स लॉ की, डेरिवेशन लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। देखिए ये आपका स्टेटमेंट है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसकी स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कह रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of distance between them. This force acts along the line joining the charges. अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले एक चीज आप और समझ लीजिए। आपके पास दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं आपके पास, और आपके पास नेगेटिव चार्जेस भी हैं। ठीक, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स की बात करोगे तो उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ आपने। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में
फोर्स के नेचर की बात करोगे तो वो भी क्या होगा, रिपल्सिव। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स के नेचर की बात करोगे तो वो क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव। ये तो आपको क्लियर है। यानी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट अनलाइक चार्जेस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम वापस अपनी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि आपके पास से दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है R। अब सीधी सी बात है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है वो तो बात की बात है, बट हमें देखना है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो कुलम ने क्या कहा कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, से वो फोर्स है अपना F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि Q1 Q2। देखिए फिर कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है आपका, से आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि सेपरेटेड है R डिस्टेंस से, ठीक। तो कूलम्ब लॉ ने क्या बोला कि इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, वो अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा वो बात की बात है। अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करना है F का, कि मैग्नीट्यूड कितना है F का। तो मैग्नीट्यूड उसने बोला जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में था, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू चार्जेस, ठीक। तो आपके पास दो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस है Q1 एंड Q2। इन पार्टिकल्स का नाम भी दे देते हैं हमसे, ये वाला पार्टिकल है हमारा A, ये वाला पार्टिकल है हमारा B। आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच इनके पास चार्ज कितना है Q1 एंड Q2। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। और ध्यान देना हम यहाँ पे चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं जो इनके बीच में जो फोर्स है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी Q1 इंटू Q2। फिर जो हमारा सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इस लॉ का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है दोनों पार्टिकल्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। फोर्स जो है दोनों चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ध्यान से सुनिएगा, जो भी फोर्स इनके बीच में है पार्टिकल A और पार्टिकल B के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हम ये लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, किसको, 1 को और 2 को कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे। और ध्यान देना Q1 Q2 सिर्फ मैग्नीट्यूड है जो पार्टिकल के ऊपर चार्जेस है, हम यहाँ पे साइन से डील नहीं कर रहे, ठीक। अब ये जो K है हमारा, ये जो K है हमारा, इसको हम कहते हैं इस K को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि हमारा कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। और इस K की वैल्यू आपकी ये होती है 1/4πε0 और इस K की वैल्यू तभी है जब हम Q की, R की, F की वैल्यू सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले रहे हैं, ठीक। और एप्सिलॉन जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल, ये जो हमारा सिंबल है एप्सिलॉन, इसे हम कहेंगे
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी आपको आगे बताएंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए परमिटिविटी है किसी भी स्पेस की प्रॉपर्टी। अब स्पेस की प्रॉपर्टी मतलब जो भी आपके चार्जेस हैं इनके बीच में क्या चीज है, कौन सा मैटर है, वाटर है, एयर है, स्पेस है चार्जेस के बीच में, तो उसकी वजह से जो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी वेरी करता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इनके बीच में नेचर जो है मटेरियल का वो कैसा है। उस जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसको बताने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं जो कि हमारा एप्सिलॉन है। और इस फ्री स्पेस के लिए यानी जो हमारा नॉर्मल स्पेस है उसके लिए हम, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी की। परमिटिविटी जैसे थोड़ा सा आपको बताया, जो भी आपके दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में जो मीडियम है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों सेम चीजें हैं, देखते हैं क्या है। पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, फिर समझाते हैं वो क्या है।
देखिए ज़रा अब ये क्या लिखा हुआ है हमने, ये हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और या रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें ये क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट some distance apart to each other in vacuum to the force between same two charges when they are placed at same distance apart in other medium is called relative permittivity और dielectric constant। इसका मतलब क्या, आपके पास दो चार्जेस थे, ठीक, आप यहाँ पे हम चार्जेस ले लेते हैं दो, आपके पास Q1 Q2, ठीक, उनके बीच में कुछ फोर्स था, ठीक, और वो फोर्स हमने कब मेजर करा, जब इनके बीच में जो मीडियम था हमारा पहले वाले केस में वो था हमारा वैक्यूम या हमारा फ्री स्पेस था, और उस फोर्स को हमने मेजर करके लिख लिया और फोर्स को हमने नाम दे दिया एफ वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम, ठीक। फिर हमने उन्हीं चार्जेस के सिस्टम को यानी दोनों Q1 और Q2 को उठाकर किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया। दूसरे मीडियम में डालने का मतलब है इनके बीच में जो मीडियम था वो वैक्यूम नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, और वो मीडियम कोई दूसरा है, अब वो वैक्यूम नहीं है। बट हमने क्या करा, चार्जेस भी सेम रखे और उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको भी हमने सेम रखा, ठीक, और उस दौरान जो फोर्स आई उसको भी हमने मेजर कर लिया से उस जो भी फोर्स आई दूसरे मीडियम के अंदर उसको हमने नाम दे दिया एफ मीडियम, ठीक। और जब हमने इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाला यानी वैक्यूम का रेशियो निकाला मीडियम के लिए, ठीक, तो उसका जो रेशियो आएगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, उसको हम क्या कह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये के नहीं है, इसे एक ग्रीक लेटर है, इसे हम पढ़ते हैं कापा, ठीक, ये के नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके से बनता है, नीचे से के की तरह, ऊपर थोड़ा इस तरीके से, ठीक, ये ग्रीक लेटर है, के नहीं है ये। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी है मीडियम की, टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर आप मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो लो तो वो भी किसके बराबर होगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो भी किसके बराबर होगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका सेकंड चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है काफी, जब आप कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ोगे, पर अभी आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक। तो के हमारा किसके बराबर होगा, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, तो आपका जो फोर्स है मीडियम के अंदर वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कापा इंटू एफ वैक्यूम, ठीक, ये क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं एफ वैक्यूम के अंदर फोर्स कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, यानी दोबारा से आप सुन लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आपके पास दो चार्जेस थे, ठीक, सेम आप मान लीजिए Q1 और Q2, आपके पास दो चार्जेस थे, उनके बीच में डिस्टेंस है r, आपने उनके बीच में फोर्स को मेजर कर दिया। बट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप फोर्स मेजर कर रहे थे उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या था, वैक्यूम था, और आपने उस फोर्स का नाम दे दिया एफ वैक्यूम। सेम वही चार्जेस हैं, सेम उनके बीच में डिस्टेंस है, बट उनके बीच का जो मीडियम है अब वो चेंज हो चुका है, अब कोई वो दूसरा मीडियम है, ठीक। आपने फिर फोर्स को मेजर कर लिया, वो जो आपका वो फोर्स आया उसको आपने नाम दे दिया एफ मीडियम। अब आपने इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाला, उस रेशियो को आपने नाम दे दिया ये कापा। इस कापा को ही हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा है, कम होगा ज्यादा होगा, वो भी आपको हम बताते हैं डेफिनेशन लिख के। अब परमिटिविटी की भी डेफिनेशन लिख ही लीजिए, अभी हमने रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, परमिटिविटी की भी आप लिख ही लीजिए डेफिनेशन, ज्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता सीबीएसई में, पर आप लिख ही लीजिए।
ठीक, ये परमिटिविटी के लिए है। यानी परमिटिविटी की जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या कह रही है, परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। मतलब परमिटिविटी क्या बताती है, मीडियम की प्रॉपर्टी बताती है जो कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने में मदद करती है। चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी ये बताती है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लग रही होगी। तो यानी परमिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस